अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार होंगे। खुद इस रिजर्वेशन को ठोका मारने के लिए हमारे लोग तैयार हैं, क्योंकि हमें जल जंगल जमीन में हिस्सा चाहिए। हमें जल जंगल जमीन में देश की हिस्सा चाहिए। सरकारी नौकरियों पर केंद्र सरकार का और अपील यह है कि धार्मिक जुलूसों में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दो। जहां भी दंगे हो, दंगों में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दो। कावड़ लेने के लिए अपने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के बच्चे ही क्यों जाते हैं? अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, नौकरी वाली अपनी काम धंधा छोड़ते हैं, 5-10 हज़ार अपना बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या एक भी आदमी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का जो कावड़ लेकर आया, क्या वो अरबपति बना, करोड़पति बना? जो अरबोपति हैं, करोड़पति हैं, जो मंदिरों का सारा चढ़ावा खा जाते हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर के दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायणा गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, संत गाड़गे बाबा, कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी, मान्यवर कांसीराम साहब एवं समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमोबुधाय करता हूं। साथियों, आज जो हमारे देश की स्थिति है उसमें पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा जजमेंट आया 1 अगस्त 2024 को, जिसने पूरे समाज में एक भूचाल खड़ा कर दिया। वो जजमेंट क्या था? वो जजमेंट अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में बांटने का था, उनके रिजर्वेशन को उपवर्गीकरण करके बांटने का था। लेकिन लोग उस जजमेंट की भावनाओं को पढ़ न पाए। लोगों को लगा, मतलब ऐसा लगा जैसे समाज दो धाराओं में बंट गया हो। आधा समाज सोचने लगा कि ये उपवर्गीकरण करके हमें न्याय मिलेगा, और आधे समाज को लगने लगा कि उपवर्गीकरण करके हमारी एकता को खत्म करके हमें आपस में लड़वाने की साजिश है। जिसको जैसी समझ बनी उसने वैसी समझ बना ली। एक तरफ जहां पूरे समाज के हक अधिकार का हनन हो रहा था, संविधान को बदलने की साजिशें चल रही थी, सत्ताधारी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, सरकारों ने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया था, इंडियन रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट बेच दिया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट बेच दिया, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक्स, बाल्को नाल्को, आईटीडीसी के होटल्स, एमटीएनएल, बीएसएनएल, धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया। 5th पे कमीशन में केंद्र की सरकार ने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट ग्रुप डी को पूरी तरीके से आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, और दूसरी तरफ लेटरल एंट्री लाकर सीधी भर्ती, जिसमें रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म करके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को नौकरी में आने के अवसर को खत्म करके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यहां तक कि सीनियर जो आईएएस बनते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर,
डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वहां सीधी भर्ती रिजर्वेशन को दरकिनार करके करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ठेकेदारी प्रथा लाकर नौकरियों के अवसर को तो एक तरफ खत्म किया गया, नौकरियां तो बची नहीं, ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा जजमेंट दिया जैसे कि वो अनुसूचित जाति से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगा हो, जैसे कि हमारे मुद्दों पर बेहद चिंतित हो। और उसने चिंता जाहिर की कि रिजर्वेशन का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ ही वर्गों को मिला है, जो वर्ग पीछे छूट गए हैं उनके लिए सब कैटेगरी बनाकर, सब क्लासिफिकेशन करके रिजर्वेशन को बांट के उनको भी आगे लाने का सरकारों की जिम्मेदारी है। और जो विषय सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन भी नहीं था, विचाराधीन ही नहीं था, वो भी सजेशन दे डाला कि सरकारों को क्रीमी लेयर अनुसूचित जाति जनजाति में भी लागू कर देना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अब तक जो हजारों जज बने हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों जज आजादी से आज तक बने हैं, और उन सैकड़ों जजों में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जिसकी जनसंख्या 85% है, उससे सैकड़ों लोगों में आज तक मुश्किल से 8 से 10 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस बने हैं पूरे देश के राज्यों के हाई कोर्ट्स में, अब तक हजारों जज बने हैं। हजारों जजों में चंद लोग SC ST OBC के हाई कोर्ट में जज बने हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनने का रास्ता कोलिजियम से निकलता है, और कोलिजियम के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को इतनी ही चिंता है तो कोलिजियम सिस्टम को खत्म करे और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का पहले रास्ता बनाए। पहले खुद सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करे, हाई कोर्ट से शुरुआत करे, उसके बाद तमाम नौकरियों के अंदर उपवर्गीकरण करके न्याय देने की बात करे। लेकिन इससे भी ज्यादा एक चिंता की और बात है, उनकी नीयत अनुसूचित जाति जनजाति को आगे बढ़ाने की नहीं है। अगर उनकी नीयत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की होती तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे भर्ती ना होती, क्योंकि वहां तो कंपनियां अपना भर्ती करती हैं, उसमें तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। और बाकी में वो लेटरल एंट्री ना लाती। एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वैसे तो इतना विस्तार पूर्वक बड़ा मुद्दा है कि मुझे कई घंटों लगेंगे, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में एक छोटी सी तस्वीर आपको उदाहरण के लिए पेश करना चाहता हूं, ताकि आपको वास्तविकता पता चले कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर केवल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके अंदर केवल अगर मैं 10 नेशनलाइज्ड बैंक की बात करूं तो 10 नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर चीफ जनरल मैनेजर के 147 पद हैं। चीफ जनरल मैनेजर के 147 पद हैं, उसमें से जनरल कैटेगरी के 135 हैं, 92%। ओबीसी के 3 पद हैं, केवल 147 में से केवल 2%। अनुसूचित जाति के 9 लोग हैं चीफ जनरल मैनेजर, केवल 6%। और अनुसूचित जनजाति का 0, एक भी चीफ जनरल मैनेजर नहीं है। जनरल मैनेजर के पद इन 10 नेशनलाइज्ड बैंक में 667 हैं। 667 में से 588 जनरल कैटेगरी के, यानी 88% पे कब्जा। 12 लोग ओबीसी के, जो केवल 2% है। 52 लोग अनुसूचित जाति से, जो केवल 8% है। 14 लोग अनुसूचित जनजाति के, जो केवल 2% है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इतनी ही चिंता है तो अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर क्वालिफाइड लोगों में से जो
इन पदों के लिए काबिलियत रखते हैं, कम से कम इसके अंदर तो उनको हिस्सेदारी भागीदारी दिला दो। देश में जितने यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर वाइस चांसलर तो देखने को ही नहीं मिलता अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों में से, जिनकी जनसंख्या 85% है और पूरे देश में सैकड़ों की मात्रा में वाइस चांसलर हैं। एक दो वाइस चांसलर बड़े मुश्किल से ढूंढने से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग का मिलता है। तो मेरा अनुरोध है सर्वोच्च न्यायालय से कम देश की यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर में हमारा भी हक दिलवा दो। और अगर इतना चिंतित हो तो एक डाटा और आपके सामने रखता हूं। जनवरी 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां थी ए, बी, सी और डी तीनों मिलाकर 33,95,476 थी। 33,95,476 जो जनवरी 2013 में 10 साल बाद घटकर 26,29,913 रह गई और डी ग्रुप पूरी तरह बंद कर दिया। और 2021 में जो 2003 में केंद्र सरकार में 33,95,476 नौकरियां थी वो घटकर जनवरी 2021 में 18,78,822 रह गई। इसका मतलब आधी से ज्यादा सरकारी नौकरियां तो केंद्र सरकार ने बंद कर दी। तो इतनी हकमारी हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय चिंतित है, केंद्र सरकार, सारी राजनीतिक पार्टी चिंतित है, तो फिर नौकरियां कहां कौन खा गया? इसका तो खुलासा करना पड़ेगा कि नौकरियां खा कौन गया। चिंता वास्तव में है या चिंता करने का दिखावा है? सच्चाई तो यह है अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़वाने की साजिश है। ये बंटवारा हमारे लोगों को न्याय नहीं दे सकता, ये धोखा है। एक और डाटा आपके सामने रखता हूं और आप चौंक जाएंगे। स्वीपर की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी केंद्र सरकार के पास 2003 में 73,881 होती थी, जिसमें से अनुसूचित जाति के केवल 58.73% लोग थे। 58.73% लोग थे। और ओबीसी के जनरल कैटेगरी के 46,645 लोग स्वीपर की नौकरी कर रहे थे। स्वीपर की, जनरल कैटेगरी के लोग स्वीपर की वैकेंसी पर नौकरी कर रहे थे 46,445 और अनुसूचित जाति के कर रहे थे 73,881, जनजाति के कर रहे थे 5605। यानी कि जो पहले लोग कहते हैं ना स्वीपर में 100% अनुसूचित जाति के नौकरी कर रहे, तो ये एक धोखा है, झूठ है। उसमें से 36.98% जनरल कैटेगरी के लोग स्वीपर की नौकरी को कब्जा के बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सफाई का काम नहीं करते, वो ऑफिसों में दूसरा चपड़ासी वाला या दूसरा काम करते हैं। तो आपकी हकमारी कौन कर रहा है? आपके साथ धोखाधड़ी कौन कर रहा है? यह आपको देखना पड़ेगा। और ये नौकरियां अब बंद हो चुकी है। और इससे भी बड़ा आंकड़ा बताता हूं, जो 2003 में सफाई कर्मचारी के तौर पर अनुसूचित जाति के 73,881 लोग केंद्र सरकार में नौकरी करते थे, उनकी नौकरियां खत्म होते होते 2021 में केवल 14,534 लोग सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहे हैं। 73,000 में से लगभग 49,000 नौकरी तो आपकी पहले ही सफाई कर्मचारी की भी खत्म कर दी गई है। क्या इसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए? क्या आपकी हकमारी कौन कर रहा है? आपकी नौकरी कौन खा रहा है? या आपको आपका हक देना चाहते हैं या आपको आपस में लड़वाना चाहते हैं? ये उपवर्गीकरण करके आपको न्याय नहीं देना चाहते, बल्कि आपके हक को मार के आपको आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक डाटा और आपके सामने रख दूं। हरियाणा में जो टोटल जनसंख्या है उसमें 21% अनुसूचित जाति के लोग हैं, 21%। और उनमें सरकारी नौकरी की अगर बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो है 64,38,950।
64,38,950, और इसमें से सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के टोटल भी जोड़ लो तो मुश्किल से 20,000 लोग सरकारी नौकरी में हैं, मुश्किल से 20,000। तो जब 64 लाख में से 20,000 को नौकरी मिल भी जाएगी तो 63,80,000 लोगों को तो नौकरी नहीं मिलने वाली, चूंकि रिजर्वेशन तो खत्म कर दिया। फिर ये सब क्लासिफिकेशन के नाम पर आपको भड़काने और लड़ाने की साजिश क्यों? इस पे आपको चिंतन करना पड़ेगा। ठेकेदारी प्रथा खत्म क्यों नहीं कर देती केंद्र सरकार? और जो लोग आपस में लड़ रहे वो ठेकेदारी प्रथा खत्म करवाने के लिए एकजुट होकर कब लड़ेंगे? आपके जो हक दूसरे लोग मार रहे उसके खिलाफ कब लड़ेंगे? यह आपको सोचना पड़ेगा। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बताता हूं, हरियाणा की कुल नौकरियों में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, 4 तरह की नौकरी होती है ना। हरियाणा में टोटल अनुसूचित जाति की 78 जातियां हैं। मैं केवल हरियाणा का वो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे पूरे देश का डाटा मेरे पास है। जब आप चाहेंगे तो कभी आपको पूरे देश का एक एक राज्य का डाटा दूंगा, एक एक नौकरी का डाटा दूंगा, शिक्षा का डाटा दूंगा, और आपके पास देश की संपत्ति में आपको क्या मिला उसका भी डाटा दूंगा। लेकिन उसके लिए समय नहीं है, वो कभी बैठ के फिर कभी बात करेंगे। आज एक छोटा सा डाटा देता हूं कि हरियाणा की ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप की जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 17 जाति, 78 में से 17 जाति ऐसी है जिसमें ए ग्रुप की नौकरी में आज तक किसी एक की भी नौकरी नहीं लगी। 17 जातियों में से किसी की एक की भी नौकरी नहीं लगी। बी ग्रुप की नौकरी में 12 जातियां ऐसी हैं जिसकी आज तक एक भी बी ग्रुप की नौकरी नहीं लगी। सी ग्रुप की एक जाति ऐसी है जिसको आज तक एक भी नौकरी नहीं लगी। और डी ग्रुप जिसमें स्वीपर, चपड़ासी वगैरह होते हैं उसमें भी 4 जातियां ऐसी है जिसमें डी ग्रुप में भी कोई नौकरी नहीं लगी। तो भाई फिर रिजर्वेशन धोखा नहीं है तो और क्या है? ऊपर से सरकारों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि जो लोग कह रहे हैं सब क्लासिफिकेशन करने से जो जातियां पीछे छूट गई वो लोग आगे आ पाएंगे, इसलिए इस रिजर्वेशन को सब क्लासिफिकेशन करके सब तक पहुंचाने के लिए हमें इसको बांट देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इंजीनियर की कोई वैकेंसी निकली है तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने का आज का खर्चा कम से कम 15 लाख से 20 लाख रुपया है। और अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग इंजीनियरिंग की डिग्री करने का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। अगर जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक लॉ ग्रेजुएट बनने के लिए 5 साल की डिग्री करने के लिए एक बच्चे को कम से कम 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर। और उससे पहले कोचिंग में कम से कम 3 लाख, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेनी हो तो 50,000 से लेके 5 लाख तक पहले कोचिंग का खर्चा। और कोचिंग में पास हो जाओगे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में, लॉ में, तो आपको 15 लाख से लेके 50 लाख तक रुपया चाहिए एक डिग्री करने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि इनको न्याय देने के लिए सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि उस अमुक नौकरी के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को अर्जित करने के लिए जो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग वो लाखों रुपए का खर्चा करके वो डिग्री हासिल नहीं कर सकते, तो उनको हक मिलेगा कैसे? क्या सरकार के पास कोई योजना है? क्या सरकार ने कोई स्टडी कराई है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब ये केस आया तो क्या अनुसूचित जाति जनजाति को क्या उस केस में सुनवाई का मौका मिला? क्या किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसा सर्वे, ऐसा डाटा बताया कौन सी जाति को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत मिला? नहीं मिला तो उसके कारण क्या है? अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसके पढ़ाने की सरकार के पास क्या योजना है? पहले इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड तो दे दो, लोगों को बराबर का पढ़ने का मौका तो दे दो। नौकरी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसे अर्जित करने के लिए उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का तो इंतजाम कर दो। तो अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही तो ये केवल धोखा है, समाज को बांटने की साजिश है। मेरा निवेदन है अपने समाज के लोगों से, अनुसूचित जाति जनजाति की जितनी भी जातियां हैं,
कोई भी ये ना समझे कि ये जजमेंट उनको न्याय देने वाला है। नहीं, न्याय देने वाला नहीं, बल्कि उनको आपस में लड़वाने वाला है। अगर सरकारें वास्तव में चिंतित है, अगर सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में चिंतित है, तो पहले इन तमाम अनुसूचित जाति जनजाति की और बाकी भी जातियों का पहले जाति जनगणना करनी पड़ेगी। उनका आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे करना पड़ेगा। किसके पास जल जंगल जमीन में कितना हिस्सा आया, वो सारा सर्वे करना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। और सरकार को उसके बाद जो जाति यहां पिछड़ गई हैं, उनके बच्चे पढ़ के उस कंपटीशन के लायक बनेंगे कैसे, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं, अगर तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बराबर का पढ़ने का, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे, पढ़ने का मौका दे देंगे, तो आपको सब क्लासिफिकेशन करने की, उपवर्गीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्योंकि नौकरी के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए, उस क्वालिफिकेशन में कोई जाति नहीं देखेगा, केवल अनुसूचित जाति देखेगा, कोई भी बैठ सकता है। उसमें न्यूनतम मार्क्स भी चाहिए, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो बच्चा काबिल होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। अगर इसको सब क्लासिफिकेशन कर भी दोगे, तो जो बच्चा उस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा, तो क्या उसकी नौकरी लग जाएगी? एग्जाम तो पास करना कंपलसरी है ना। तो अगर एग्जाम भी पास करने के लायक नहीं बनाओगे उस बच्चे को, तो क्या सब क्लासिफिकेशन से भी उसको न्याय मिलेगा? इसके साथ साथ अंतिम बात कहूंगा, ये जो सब क्लासिफिकेशन धोखा क्यों है? ये धोखा इसीलिए है कि आज सरकार के पास देने के लिए नौकरियां तो है ही नहीं। और अगर कहीं नौकरी निकलती है तो रिजर्व सीट 1 मिलती है, कहीं 2 मिलती है, कहीं 3 मिलती है, कहीं 4 मिलती है। अब हजारों नौकरियां नहीं निकलती है अनुसूचित जाति जनजाति की, पिछड़े वर्गों की। कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, कभी कभी कुछ जगह होती है जैसे रेलवे में निकल गई। वैसे तो आधा रेलवे बिक चुका है, लेकिन जो बचा है उसमें, बैंकिंग सेक्टर आधे से ज्यादा बिक गया, उसमें निकलती हैं। तो जहां निकलती हैं, या टीचर्स की वैकेंसी निकलती है, वहां निकलती है, उसके लिए लाखों लाख बच्चे बीएड करके, सीटेट करके लाइन में लगे हैं। और वहां भी आपने देखा यूपी के अंदर किस तरह 8,000 उनकी नौकरियां खा गई, वहां की यूपी की सरकार 8,000 नौकरियां खा गई। तो धोखा तो खुलेआम हो रहा है। लेकिन बाकी ज्यादातर नौकरियां तो ऐसी है, कहीं 1 वैकेंसी, कहीं 2 वैकेंसी, कहीं 3 वैकेंसी। अगर किसी राज्य के अंदर अनुसूचित जाति की 105 जातियां हैं, और आप सपोज करो उसको 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, एक में 20, एक में 25, एक में 24, एक में 26 और एक में 5, तो यह बताइए अगर वैकेंसी 5 निकली तो उन 5 कैटेगरी को एक एक बच्चे को नौकरी मिलेगी, एक एक बच्चे को। तो 5 बच्चे को नौकरी मिली, लेकिन जाति 105 है। अगर एक एक जाति के एक को भी मिल गई तो 5 को मिल गई, तो 100 जाति तो फिर भी वंचित रह गई। फिर 5 नौकरियों को 105 जातियों में कैसे बांटोगे? जरा सोच के देखो। 105 जातियों का नंबर आते आते पता लगा 500 साल हो गई। ये रिजर्वेशन 500 साल चलने वाला नहीं है। ये रिजर्वेशन हो सकता है आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे लोग अपने आप अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार होंगे। खुद इस रिजर्वेशन को ठोका मारने के लिए हमारे लोग तैयार हैं, क्योंकि हमें जल जंगल जमीन में हिस्सा चाहिए। हमें जल जंगल जमीन में देश की हिस्सा चाहिए। सरकारी नौकरियों पर केंद्र सरकार का केवल 3% पैसा खर्च होता है, और 3% पे हमें लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 3% के इस धन पे लड़ने की बजाय 97% में आपकी जो हकमारी हो रही है, उस 97% में हमें अपना हिस्सा चाहिए। देश की खेती की जमीन में हिस्सा चाहिए, इंडस्ट्री में हिस्सा चाहिए, व्यापार में हिस्सा चाहिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा चाहिए। जहां लाखों करोड़ रुपया है, अरबों खरबों रुपया है, उसमें तो हमारी हिस्सेदारी की कोई बात ही नहीं कर रहा। ना कोर्ट कर रहा है, ना सरकारें कर रही है। शिक्षा महंगे करके शिक्षा छीन रही है। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों को प्राइवेटाइज करके नौकरियों का अवसर कम कर रही है। ऊपर से उपवर्गीकरण के नाम पर हमारे लोगों को लड़ाने की साजिश कर रही है। अभी आपने देखा होगा एक मिस्टर चौधरी, बाटा सीट है एक मथुरा के अंदर, और वो मिस्टर चौधरी मायावती जी को करप्ट करके उनका भुला भरा करके उनको अपमानित करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, पूरे देश का धन, पूरे देश का सारा पैसा लूट के तुम लोग खा गए, और हमारे समाज की बहन बेटी अगर मुख्यमंत्री बनी, आप उसको करप्ट कहते हो? शर्म नहीं आती है आपको? ये हमें स्वीकार नहीं है। हम अपनी बहन का सब अपमान स्वीकार नहीं है।
हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के लोगों से एक अपील करना चाहते हैं। और अपील यह है कि धार्मिक जुलूसों में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दो। जहां भी दंगे हो, दंगों में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दो। कावड़ लेने के लिए अपने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे ही क्यों जाते हैं? अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, नौकरी वाली अपनी काम धंधा छोड़ते हैं, 5-10 हज़ार अपना बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या एक भी आदमी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का जो कावड़ लेकर आया, क्या वो अरबपति बना, करोड़पति बना? जो अरबोपति हैं, करोड़पति हैं, जो मंदिरों का सारा चढ़ावा खा जाते हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, उद्योगपतियों के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, पूंजीपतियों के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, नेताओं के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, अफसरों के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते। फिर हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे कावड़ लेने क्यों जाते हैं? बताइए, क्या ये मेरा सवाल जायज है या नहीं है? जायज है, जायज है ना? तो अपने लोगों को अंधकार, अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकालना है। अपने लोगों का अपना हक मांगना है। दिल्ली बार एसोसिएशन या स्टेट बार एसोसिएशन में कहीं पे रिजर्वेशन नहीं है। बाहर की बात छोड़िए, दिल्ली बार एसोसिएशन की बात करता हूं। दिल्ली बार एसोसिएशन में टोटल 25 पद होते हैं, चुनाव जीत के 25 लोग जाते हैं, वहां रिजर्वेशन नहीं है। आज तक के आजादी के इतिहास में दिल्ली बार काउंसिल के अंदर, दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में एक भी अनुसूचित जाति का, जनजाति का आदमी एक भी, आज 25 में से एक भी नहीं जीत पाया आज तक। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। लोग कह रहे हैं मैं अपनी काबिलियत से कलेक्टर बन गया, मैं अपनी काबिलियत से इंजीनियर बन गया, मैं अपनी काबिलियत से डॉक्टर बन गया। अरे सोचो, आपके तो पढ़ने लिखने पर मनुस्मृति के आधार पर धार्मिक बंदिश थी, आपके तो व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, आपको तो संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो चूंकि आपको मनुस्मृति के आधार पर न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था, न व्यापार का अधिकार था, इसीलिए ये हजारों साल की बंदिश की वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए। इस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए। इस बंदिश की वजह से हमारे लोग उद्योगपति नहीं बन पाए। इस बंदिश की वजह से हमारे लोग खेत की जमीन के मालिक नहीं बन पाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या जल जंगल जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन जहां से लाखों अरबों करोड़ों रुपए पैदा होता है, उसमें हमारा हिस्सा कौन खा गया? क्या ये सवाल जायज नहीं है? उपवर्गीकरण करके हमें लड़ाना चाहते हो? अरबों खरबों रुपए तुम डकार गए, हमारी हक की हकमारी तुमने की है, और कहते हो दलित दलित का हक खा रहा है। ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये हमें पूरे समाज को स्वीकार नहीं है। आप लोग चाहते हैं अगर इस समाज को न्याय मिले तो पहले तो जितना मर्जी पढ़ना चाहे उसके पूरे शिक्षा का, पूरे खर्चे का इंतजाम सरकारें, देश की सरकारें करें। सर्वोच्च न्यायालय सुमो मोटो एक्शन ले, उपवर्गीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अनुसूचित जाति, जनजाति के सभी जातियों को क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश माध्यम से बेस्ट एजुकेशन सरकारी खर्चे पर मुहैया करा दो। हायर एजुकेशन की पूरी फीस उनकी माफ करा दो। ये बच्चे पढ़ जाएंगे, एग्जाम में बैठकर एग्जाम पास को करके अपना हक ले लेंगे। उपवर्गीकरण एक धोखा है, ये हमें स्वीकार नहीं है। क्रीमी लेयर एक धोखा है, हालांकि आपने सलाह दी है केवल क्रीमी लेयर की, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमें वो भी स्वीकार नहीं है। क्योंकि हजारों साल तक जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हुआ, हमें अछूत माना गया। तो ये जो रिजर्वेशन मिला, इसका आधार अछूतपन, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, इसका आधार कोई आर्थिक नहीं है। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं अपने समाज के लोग से, पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों से, जहां भी दंगे होते हैं हमने उसका सर्वे करवाया है। दंगों में मरने वाला भी दलित या माइनॉरिटी का आदमी, मारने वाला भी दलित, पिछड़ा या माइनॉरिटी का आदमी, जेल जाने वाला भी दलित, पिछड़े वर्ग या माइनॉरिटी का आदमी, और बर्बाद होने वाला भी दलित, पिछड़े वर्ग या माइनॉरिटी का आदमी या आदिवासी। लेकिन जो मरवाने वाला है, जो दंगे करवाने वाला है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उस पर कोई केस दर्ज नहीं होता, उसका कहीं नाम नहीं आता। तो फिर दंगों में तुम अपने बच्चों का इस्तेमाल क्यों होने देते हो?
मैं तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करता हूं, अंधे अंधकार में डूबे हुए धार्मिक जुलूसों में अपने बच्चों को, जो तलवारें जहां लहराई जाती है, वहां अपने बच्चों को भेजना बंद करो। अपने बच्चों को अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकालकर पढ़ाई के रास्ते पे भेजो। उनके हाथों में किताब दो, किताबों से ज्ञान आएगा, ज्ञान से ताकत आएगी, ताकत से हमारे बच्चे लड़के जीतना सीख जाएंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम की चौथी वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी दिल्ली, इस बार का कार्यक्रम केंद्र ने नहीं बल्कि दिल्ली की टीम ने किया। निमंत्रण भी सारे दिल्ली की टीम ने दी, हमारा उसमें योगदान नहीं था। मैं दिल्ली की टीम को और सारे साथियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ एक अच्छे आयोजन के लिए। और थोड़ी और मेहनत कीजिए। अब पूरे देश में भारत को बौद्धमय बनाना, भारत को न्याय के रास्ते पे ले जाने की लड़ाई अभी हमने लड़नी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। अभी कार्यक्रम खत्म